हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आज की ये 1 घंटे की वीडियो या फिर यूं कहें कि 1 घंटे का महा एपिसोड क्लास 11th का आपका जो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है यानी कि समाज शास्त्र का, इसी के कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बच्चों इस 1 घंटे के अंदर हम लोग अपना दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्यूशन करके समझने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, पूरा पेपर इस 1 घंटे में बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले तो देखो, अभी एक वीडियो अपलोड की थी मैंने जिसमें आपको पहला सैंपल पेपर अच्छे समझा दिया था। अब आपने कमेंट किया था सर जी दूसरा पेपर जल्दी बता दीजिए, अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी इससे। तो लीजिए, आपकी ही स्पेशल डिमांड पे हाजिर है दूसरा पेपर। ठीक है, तो एक बार पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनो। 4 खंड होंगे और 35 प्रश्न होंगे। खंड ए 16 एमसीक्यू वाला होगा, खंड बी 2 नंबर के क्वेश्चन वाले होंगे, खंड सी 4 नंबर के क्वेश्चन और खंड डी 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन 35 आपका पैराग्राफ का रहेगा, है ना, इस तरीके से। और सेम ही इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए बी सी डी ऐसे रहेगा। ओके बच्चों, तो ये आपका पेपर का पैटर्न बेसिकली आई होप आप समझे होंगे। तो रेडी हो बच्चों आज के अपने दूसरे सैंपल पेपर को समझने के लिए और इस 1 घंटे में अच्छी तैयारी करने के लिए तैयार हो? तो शुरुआत करें बच्चों, आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। चलिए, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का, इस सैंपल पेपर नंबर 3 का जो सेक्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब सेक्शन ए के जितने भी हम 16 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी बच्चे इनका जो आंसर है लाइव चैट में जरूर आंसर करें, जिससे कि आपकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। ठीक है, फटाफट से चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि यह किसी अन्य देश पर पूर्ण या फिर आंशिक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने, इसे बसने वालों के कब्जा करने और आर्थिक रूप से इसका शोषण करने की नीति या अभ्यास को संदर्भित करता है। तो ये जो एक परिभाषा दी गई है ये किसको दर्शाता है कि बेसिकली मान लीजिए ये 2 देश हैं। ठीक है, ये एक ए देश है और ये एक बी देश है। तो इस ए देश ने इस बी देश को पूर्ण रूप से नियंत्रण में ले लिया है या फिर पॉलिटिकली नियंत्रण में ले लिया है, जिसके माध्यम से ये इस बी देश के नागरिकों पर कब्जा कर रहा है, लोगों पे कब्जा कर रहा है, इकोनॉमिकल इनका शोषण कर रहा है। ठीक है ना, तो ये किस चीज को दर्शाता है बच्चों? सी हो जाएगा, वेरी गुड। ये दर्शाता है उपनिवेशवाद को, जैसे हम अंग्रेजों के उपनिवेशवाद रहे थे। ठीक है, इट रेफर्स टू दी पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, ऑक्यूपाइंग इट विद सेटलर्स एंड एक्सप्लोटिंग इट इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे जो है ना कॉलोनिज्म ये हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने सी बोला है उनका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे दिया गया हमारा सेकंड। अब इसमें है अंतः समूह की विशेषता। बच्चों अब इसमें शब्दों को मैंने छोटा कर दिया है। अंतः समूह की विशेषता इसमें कौन सी है? तो देखो, अंतः समूह में क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो पास पास रहते हैं। ठीक है, तो इसमें संबंध कैसे होते हैं? संबंध इसमें जो है मजबूत होते हैं। इसमें जो है ना अपनेपन की भावना होती है। ठीक है, अपनेपन की भावना होती है। साथ ही साथ इसमें क्या नाम है, आकार जो है ये भी छोटा होता है। और इसमें जो संबंध है वो बेसिकली प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये है इसकी विशेषताएं। तो अब इसमें देखो, अंत्य समूह की कौन सी विशेषता हो जाएगी? हम की भावना का होना, ये हो जाएगी। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। वेरी गुड सुमित एंड आयुष, आशीष। चलिए सही हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी फीलिंग इज फाउंड। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से ज्ञानोदय के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे ज्ञानोदय के बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, जो इंग्लैंड मूवमेंट था इसके बारे में आप पे देखना है कि कौन सा सही है। तो देखो, एक यूरोपीय क्या नाम है वैधानिक आंदोलन था जो कि 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में एवं 18वीं शताब्दी तक चला था। यानी कि शुरुआत हुआ था 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और खत्म हुआ था 18वीं शताब्दी में। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र है। बिल्कुल ठीक है। कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ज्ञानोदय के बारे में बात की गई है। तो ज्ञानोदय के बारे में ये कब से कब तक चला और कारण व्यक्तिवाद पर ये बल देती है, ये 2 बातें सही हैं। बाकी बात तो ये ठीक है कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था, लेकिन यहाँ पे ज्ञानोदय के बारे में ये सही नहीं है। यानी कि पहला
और तीसरा ये सही हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फॉर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ठीक है, इसीलिए बी राइट हो जाएगा। ओके, सारे बच्चे आंसर करते हैं। चलिए, और जिस भी बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे फटाफट से इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। ओके, चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में विवाह के प्रकार को चुनिए जो सही हो। तो इनमें से विवाह का कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि सही है? आओ बच्चों देख लेते हैं। पहला है अंतः विवाह यानी कि अंतर विवाह। तो इसमें क्या होता है, जब विवाह एक ही विशिष्ट जाति के अंदर हो, एक ही वर्ग में, एक ही आदिवासी, एक ही समूह, एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में विवाह करें, इसको अंतः विवाह बोलते हैं। तो ये बात सही हो गई। दूसरा है बाहरी विवाह। जब विवाह संबंधों के एक निश्चित समूह के बाहर हो, यानी कि एक जाति से, एक वर्ग से, एक स्थान के, एक गोत्र के बाहर हो, इसको बाहरी विवाह बोलते हैं। तो भैया जी ये भी ठीक है। फिर है एकल विवाह। जब एक समय में एक स्त्री के एक ही पति हो, ठीक है, या फिर एक पुरुष का एक समय में एक ही पत्नी हो, इसको एकल विवाह बोलते हैं। मतलब कि डी हो जाएगा सर जी, वेरी गुड। यहाँ पे जो है ना बच्चों, डी वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से आप पढ़ सकते हो इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, चलो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि नीचे दिए कथनों में आपको अभिकथन कारण दिया गया। अभिकथन हमसे ये कहता है कि हम प्रायः सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं, यानी कि जो भी सामाजिक मानक होते हैं हम इनका अनुसरण करते हैं, कारण सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप हम वैसा ही करने के आदी हो जाते हैं। तो देखो अभिकथन में क्या कहा गया है कि हम ज्यादातर जो है वो सामाजिक मानकों का अनुसरण करते हैं और इनके अनुसरण के परिणाम स्वरूप हम जो है वैसा ही करने के आदी हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसा हम अनुसरण करते हैं, यानी कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए कैसे ही व्याख्या है। बस हो गया यहाँ पे। तो देख लेंगे, वी जनरली फॉलो सोशल नॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन, वी आर यूज्ड टू डूइंग सो, यानी कि ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 6, इसमें पूछा गया है इसमें सांस्कृतिक लक्षण या वे परंपराएं शामिल हैं जो कि लिखी गई हैं और यह शिक्षित समाज के अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत की जाती हैं। तो ये किसके अंतर्गत होता है बच्चों? जिसमें सांस्कृतिक लक्षण या परंपराएं शामिल हैं जो लिखी जा चुकी हैं और ये शिक्षित समाज के लिए अभिजात वर्ग के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। फटाफट से पता है, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक हिंट देता हूं। दरअसल कई बार क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। देखो फटाफट से कौन सा हो सकता है इसमें से। सांस्कृतिक लक्षण या परंपराएं जो कि लिखी गई हैं जिसे शिक्षित समाज के अभिजात वर्ग के द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो कौन सा होगा? फटाफट से बताइए। ए हो जाएगा। क्या बात है, अब समझे ना आप सभी? हाँ बिल्कुल, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसे को हम ट्रेडिशन ही बोलते हैं एक तरीके का। ठीक है ना, परंपरा ही बोलते हैं इसको। इट इंक्लूड्स कल्चर ट्रेड्स और ट्रेडिशंस विच आर रिटन डाउन, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द इलाइट ऑफ द एजुकेटेड सोसाइटी। तो इसको ट्रेडिशन ही बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7। यहाँ पे क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन संस्कृति के भौतिक पक्ष के लिए सही है? बच्चों जो हमारे आयाम होते हैं ना, वो 3 प्रकार के आयाम हैं संस्कृति के। तो तीनों आयाम अभी आपको मैं 3 नंबर के क्वेश्चन में समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अभी के लिए बस आप ये समझो कि संस्कृति के भौतिक पक्ष के लिए कौन से इसमें से सही है। सबसे पहला भौतिक पक्ष औजार, तकनीक और यंत्रों को संदर्भित करता है। जब हम बात करते हैं भौतिक पक्ष की, तो ये जो भौतिक चीजें होती है जैसे कि औजार, तकनीक, मशीनियां, यंत्र जिसे हम छू सकते हैं उसको बोलते हैं। भौतिक पक्ष भवनों या यातायात के साधनों को संदर्भित करता है। तो औजार, तकनीक, यंत्र, यातायात के साधन, भवन, ये सभी आ जाते हैं। भौतिक पक्ष उत्पादन और संप्रेषण के उपकरणों को भी संदर्भित करता है। तो यानी कि भौतिक पक्ष में औजार, तकनीक, यंत्र, भवन, यातायात, उत्पादन और शोषण संप्रेषण के उपकरण, ये सभी शामिल हो जाते हैं। यानी कि वेरी गुड बच्चों, बी वाला हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा इज दी राइट आंसर। वेरी गुड। तो यहाँ पे बी देखेंगे तो 7th का हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, सारे सही हैं, यानी कि बी वाला। ओके जी सर जी, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। इसमें कहा गया कि जाति के बारे में सही कथन का चयन करो।
तो बच्चों 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो है जाति के बारे में वो सही हो जाएगा कि जाति की विशेषता लिखो। दरअसल जो कास्ट होती है बच्चों, हमारी जो जाति होती है ये जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, जाति में जाति विवाह खान पान आदि कठोर नियम होते हैं। यानी कि जाति में क्या होता है कि विवाह से संबंधित खान पान से संबंधित बहुत ही कठोर नियम होते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, उपरोक्त सभी। तो जाति व्यवस्था के बारे में जन्म पर आधारित होना, विवाह खान पान संबंध कठोर नियम, जाति व्यवस्था पर संगठन, सारी बातें हमारी सही हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है ना ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो अगला है हमारा अभिकथन कारण का। देखो अभिकथन कहता है कि बहुत से समाजों में जिसमें भारत के बहुत सारे भाग भी शामिल हैं, उत्तराधिकार और वंशानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र को जाती है। सिंपल सी बात है, जो पितृवंशिकता है ये बताया गया है, चाहे भारत की बात हो या फिर अनदर कंट्रीज में भी। दरअसल पिता का राज्य पुत्र को मिलता है, फिर पुत्र का राज्य उसके पुत्र को, फिर प्रपौत्र, ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है ना, इसे मातृवंशीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। गलत है, दरअसल इसे किस व्यवस्था के रूप में जानते हैं? पितृवंशीय। ठीक है, तो अभिकथन ए हमारा सही है, लेकिन कारण आर जो है ये गलत है हमारा। ठीक है, कारण आर जो है ना ये गलत है, लेकिन अभिकथन हमारा ए सही है। इस तरीके से आप बताएंगे। सर जी गुड इवनिंग। अरे बच्चा पार्टी, आप तो लेट हो गए, गुड इवनिंग बोल रहे हो हैं। आधी वीडियो तो हमारी हो भी चुकी है। सेशन ठीक है, बट रीजन हमारा एकदम रॉन्ग है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट, मतलब सी करेक्ट है बेसिकली। अब देखो बच्चों, दरअसल समूह जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक समूह, ठीक है, और एक होते हैं द्वितीयक समूह। तो अब आपको मैं समझाऊंगा इन दोनों की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होने वाला है। देखो बच्चों, प्राथमिक समूह की विशेषताओं में शामिल नहीं है, तो इसमें आपको एक ऐसी चीज बतानी जो कि प्राथमिक समूह में शामिल नहीं होती है। मतलब 3 शामिल है, एक कौन सी नहीं है वो पहचानिए। तो देखो, जब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो संबंध होते हैं बच्चों ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही निकट होते हैं। ठीक है, इसमें संबंध कैसे होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे संबंध जो है वो निरंतर होते हैं। ठीक है, निरंतरता पाई जाती है इसमें, यानी कि हमेशा चलते रहते हैं। और एक दूसरे के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व होता है इसमें वो भी देखा गया है। ठीक है, उत्तरदायित्व भी देखा गया है, और यही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शारीरिक समीपता होती है, संबंधों की निरंतरता और स्थिरता होती है, और सामान्य उत्तरदायित्व। लेकिन समूह का आकार बड़ा होता है, ये प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। ठीक है, लार्ज साइज ऑफ ग्रुप इट इज नॉट द प्राइमरी ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय समूह की विशेषता में शामिल नहीं है। तो अब बारी आ जाती है हमारे द्वितीय की। अब द्वितीय में क्या होता है कि संबंध जो है ये होते हैं भैया जी इसमें अस्थायी या फिर कह लीजिए अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें उत्तरदायित्व तो बहुत ही कम होता है, इनकी सीमित होता है। इसमें विशेष स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, इसके अलावा समूह का छोटा आकार, यानी कि जो ये द्वितीयक समूह होते हैं ना इनका आकार बहुत छोटा होता है। तो इसमें क्या कहेंगे हम, इसमें जो गलत है वो है बी वाला, क्योंकि प्राइमरी जो समूह होते हैं प्राथमिक वाले उनमें समूह का आकार छोटा होता है। ठीक है ना, स्मॉल साइज ऑफ ग्रुप ये बेसिकली वो होता है। ओके सर, बी हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। तो इस तरीके से अब आपसे कोई प्रश्न आएगा पेपर में तो बना लोगे अच्छे से। चलो अब यहाँ पे बच्चों कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की पहचान करें, यानी कि समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था है इसकी पहचान करो। बच्चों समाजीकरण की कई संस्थाएं हैं, तकरीबन 5 के आसपास। ठीक है, 4 से या 5 हैं। तो आपको मैं समझाऊंगा एक लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि हमारा 6 नंबर वाला होगा ना, उस क्वेश्चन में समझाऊंगा इन सभी के बारे में। अभी बस ये बताओ कि जो प्राथमिक संस्था है समाजीकरण की वो कौन सी होती है। ओके, फटाफट से सारे बच्चे आंसर करें। जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है सारे बच्चे फटाफट से इसको लाइक भी कर दें। 3 है। ओके, मैं देख लूंगा अभी, जब आंसर आएगा तो मैं बता दूंगा। डी हो जाएगा, परिवार होता है। वेरी गुड, क्या होता है, परिवार। अब जब आपने बोला ही है तो मैं चेक ही कर लेता हूं। चलो वेट फॉर अ मिनट। ये देखो,
ये रहा ना आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं बच्चों। देखो, परिवार है, समकक्ष समूह मित्र और क्रीड़ा समूह है, विद्यालय है, जन माध्यम है और अन्य समाजीकरण जो अभिकरण है ये आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर बताना था एमसीक्यू वाले का। ठीक है, तो अब कंफर्म हो गए ना कि कितने हैं टोटल। ओके चलो, अब इसको मैं एक बार बड़ा कर देता हूं। ओके वेट अ मिनट। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। कौन सा नियम राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है राज्य से अपने अधिकार प्राप्त करता है। फटाफट से बताओ सारे बच्चों। तो राज्य से अपने अधिकार कौन प्राप्त कर सकता है, किसके माध्यम से, लॉ के माध्यम से, यानी कि कानून के माध्यम से। सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आशीष गेमिंग सी हो जाएगा, वेरी गुड। शुभम सी हो जाएगा, ओम ओके। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। अब इसका आंसर बताओ बच्चों। यह साझा सांस्कृतिक प्रथाओं, दृष्टिकोणों और भेदों को संदर्भित करता है जो लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं, कुछ ऐसे दृष्टिकोण होते हैं, कुछ ऐसे भेद होते हैं जो कि लोगों के एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये किस चीज को यहाँ पे रेफर करते हैं, बताओ सारे बच्चों। खुशी का आंसर आया है डी, स्त्रीकरण। नहीं। हर्ष का आया है बी, आपका भी गलत है। ठीक है, खुशी ने फिर से ट्राई किया सी, लेकिन फिर से गलत। अंकित का बी है, गलत है। शुभम कुमार झा वेरी गुड। सुमित एकदम राइट आंसर है। इसको बोलते हैं जातीयता, क्योंकि जातीयता में ही तो बहुत सारी सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं, दृष्टिकोण होते हैं जो कि भेदों को दर्शाती है कि एक दूसरे से लोग कैसे अलग हैं, है ना। तो यानी कि क्या बोलते हैं, इफिशिएंटी, ये हो जाएगा आपका। ओके चलो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 15। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करो और फिर सही बात को चुनो। अब ध्यान से देखना। सामुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर होते हैं लेकिन एक दूसरे से निश्चित संबंध नहीं होते। यानी कि समुच्चय का मतलब क्या हो गया कि लोगों का एक ऐसा जमावड़ा, ऐसा एक समूह टाइप में बोल लीजिए कि जहां पे एक ही समय में ये एक ही स्थान पे एकत्रित तो होते हैं लेकिन इनका संबंध नहीं होता एक दूसरे से निश्चित तौर पे। तो ये बात तो भाई हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड, दास प्रथा असमानता का चरम रूप है, गलत है। दास प्रथा अगर आप ये कहो कि असमानता का चरम रूप है, ये गलत है, क्योंकि असमानता का चरम रूप भेदभाव होता है पहले तो। परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह द्वितीयक, एक सेकेंड, दास प्रथा द्वितीयक समूह के उदाहरण है। परिवार, ग्राम और मित्रों के समूह द्वितीयक समूहों के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद परिस्थिति और भूमिका पहले से निर्धारित होती है, तो ये ठीक है। यानी कि पहला वाला सही है और चौथा वाला सही है, ये राइट हो जाएगा। मतलब कि कौन सा होगा बच्चों, ए तो नहीं होगा आपका, ये जो है ना बी वाला, ये हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, क्योंकि जो बी थर्ड है ना ये रॉन्ग है। अगले यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, तो आपका ये जो है ना पहला ठीक है और चौथा ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी वाला। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अब इसमें आपको बताना है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार वृहत परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास से है जिनका जन्म बाहर से होता है, इनका सृजन चेतना रूप से विद्यालय में देवालय में होता है। अरे सर जी, इसका आंसर तो आपने क्वेश्चन में लिख रखा है, वृहत परंपरा। वृहत परंपरा का मतलब होता है ये तो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मान लीजिए अगर मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, तो रेडफील्ड के अनुसार किस परंपराओं से ये तात्पर्य है कि उच्च बौद्धिक प्रयास जिनका जन्म बाहर होता है, इनका सृजन चेतना रूप से विद्यालय या फिर देवालय में किया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, वृहत परंपराएं। दरअसल इसका आंसर मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका डी हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए का ये जो पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक बार सारे बच्चे बताओ मुझे कि 16 आउट ऑफ आपने कितने एमसीक्यू के जो राइट आंसर थे वो दिए थे, फटाफट से बताओ, ताकि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया था या नहीं। फटाफट से बताएंगे, फिर हम लोग अपने आगे सेक्शन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके। समरदीप 14 है, आशीष के हैं 15, शुभम के हैं 16 आउट ऑफ 16, ऋतिक का है 0, मिस्टर लक्की एनाइम सज 20। अरे वाह, 16 में से 20 एमसीक्यू, वाओ क्या खतरनाक दिमाग पाया है।
बिल्ला इज बैक, 3 ओनली क्वेश्चंस। ओम 15, आनंद कुमार 12। चलिए अच्छी बात है। आई थिंक सर 8। चलिए अच्छी बात है। तो सेक्शन बी ए हो गया है। अब हम बी की तरफ बढ़ते हैं और बी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का खंड खा यानी कि सेक्शन भी यहाँ से शुरू हो चुका है, जिसमें 2 नंबर के टोटल हमारे 9 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से इनको पढ़ते चलिएगा, सारी चीजों को समझेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 17, समाज शास्त्र की प्रकृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो बच्चों समाज शास्त्र की जो प्रकृति है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में तो ज्यादातर आपको आंसर पता होगा जहां तक मुझे लगता है। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे कि समाज शास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं। समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि कोई प्राकृतिक विज्ञान। समाज शास्त्र क्या है, ये एक सोशल साइंस है, ना कि एक नेचुरल साइंस है। समाज शास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक। यानी कि समाज शास्त्र क्या है, एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि कोई आदर्श वाला कोई विज्ञान है। समाज शास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त, यानी कि समाज शास्त्र की कोई मूर्ति नहीं है। समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है, यानी कि एक सामान्य विज्ञान है, कोई स्पेशल साइंस नहीं है, एक नॉर्मल साइंस है। इसको समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो समाज शास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं क्या हो गई, ये एक सामाजिक विज्ञान है, एक निरपेक्ष विज्ञान है, अपेक्षाकृत अमूर्त विज्ञान है और सामान्य विज्ञान है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको एमसीक्यू में बताया था। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि किसी अन्य देश के द्वारा किसी दूसरे देश पे पूर्ण या फिर आंशिक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर लेना, जिसके माध्यम से वहां पे लोगों पर कब्जा करता है, आर्थिक रूप से उनका शोषण करता है, ऐसी नीतियों को ये दर्शाता है, ठीक है। अब सेम इंग्लिश मीडियम में, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ सोशोलॉजी, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनिज्म, तो उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो पहले ये है सोशोलॉजी के बारे में, एंड इसकी आपकी इंफॉर्मेशन है कॉलोनिज्म के बारे में। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, वर्ग के आधार पे स्त्रीकरण की विशेषता लिखिए। तो बच्चों वर्ग के आधार पे स्त्रीकरण कैसे किया जाता है, तो आओ बच्चों, वर्ग के आधार पे स्त्रीकरण, वर्ग के आधार पे स्त्रीकरण जन्म पर आधारित नहीं, वरन कार्य, योग्यता, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान आदि पर आधारित होता है। जब हम बात करते हैं बच्चों कि समाज में वर्ग के अकॉर्डिंग जो डिवीजन है वो किया जा रहा है, तो ये तब डिवीजन कैसे होता है, आपके कार्य, आपकी योग्यता, आपकी कुशलता, इनकी स्किल, शिक्षा और विज्ञान के मामले में। वर्ग के द्वार सबके लिए खुले होते हैं। वर्ग जो है इसमें द्वार जो सभी के लिए खुले, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल भी सकता है, यानी कि वो जो काम कर रहा है ना वो बदल भी सकता है अपना। प्रयास करने पर सामाजिक स्थिरीकरण में ऊंचा स्थान भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि कई प्रकार के वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया और कृषक वर्ग हो गया। अब जैसे निम्न वर्ग का व्यक्ति वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे, ज्यादा से व्यापार करे, अच्छा काम करे, फैक्ट्री वगैरह लगाए, तो हो सकता है वो मध्यम वर्ग में आ जाए। और मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छे से पैसा कमाए, तो हो सकता है वो उच्च वर्ग में आ जाए और पॉलिटिकल पावर्स का भी यूज कर सके, है ना। तो वर्ग को बदला भी जा सकता है। तो वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण की ये कुछ विशेषताएं थी, जो कि आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। उसके बारे में आप सारी चीजों को यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि वृहत परंपरा एवं लघु परंपराएं क्या होती हैं। अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है, एमसीक्यू में। तो वृहत एवं लघु परंपराएं क्या होती है, अब ध्यान से देख लो। पहले वृहत परंपरा, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार वृहत परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास से है जिनका जन्म बाहर से होता है और इनका सृजन चेतन रूप से विद्यालय में देवालय में होता है। तो वृहत परंपरा की परिकल्पना किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वृहत परंपरा से मेरा मतलब ये है कि वे ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास जिनका जन्म बाहर से होता है, ठीक है, और इनका सृजन कहां से आता है, विद्यालय और देवालय से। लघु परंपरा, लघु परंपरा से तात्पर्य ऐसे मानसिक प्रभाव से है जिनका उद्गम स्थानीय संस्कृति में अपने आप होता है। इनको ही समाज में लोक परंपराओं के नाम से जाना जाता है। लघु परंपरा क्या हो गई, ये हमारे समाज में उत्पन्न होती है, हम उन्हीं को पालन करने लगते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि व्हाट आर दी मेजर ट्रेडिशंस एंड माइनर ट्रेडिशंस। तो मेजर ट्रेडिशंस क्या होती है, माइनर ट्रेडिशंस क्या होती है, आप यहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, समवयस्क समूह क्या है तथा इसकी अवधारणा किसने दी? तो बच्चों समवयस्क समूह की अवधारणा दी थी चार्ल्स कूले ने। अब ये होते क्या है? तो दरअसल यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो कि सामान्य समान आयु की व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय के लोगों के बीच बनता है। तो जैसे कि नाम से पता चलता है बच्चों कि बताया गया है समवयस्क समूह। ठीक है, क्या बताया गया है? समवयस्क समूह। तो एक ही जैसे लोगों का, एक ही जैसे कार्य करने वालों का समूह होता है ये। ठीक है, तो सामान्य आयु के व्यक्तियों के बीच का या फिर सामान्य काम करने वाले लोगों के बीच के समूह को समवयस्क समूह कहते हैं। और ये अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी बच्चों। ठीक है, सारी चीजें ऑल टोटली यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहां से इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए यस सर जी आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 21, इसमें कहा गया है सामाजिक प्रतिबंध तथा मूल्य को समझाइए। तो बच्चों सामाजिक प्रतिबंध या मूल्य क्या होते हैं? देखो सामाजिक प्रतिबंध समूह और समाज जिनका हम हिस्सा हैं जब भी हमारे व्यवहार पर अनुकूलित प्रभाव डालते हैं तो इसको सामाजिक प्रतिबंध बोलते हैं। यानी कि जिस समाज का हम हिस्सा हैं, जिस समूह का हम हिस्सा हैं, अगर वो हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारे लक्ष्य में बाधा बनते हैं या फिर उसको प्रभावित करते हैं वो भी निगेटिवली, तो उसको हम सामाजिक प्रतिबंध बोलते हैं। अब मूल्य क्या होता है? तो मानव व्यक्ति या समूह के विचारों को वांछनीय, उचित, अच्छे या बुरे के बारे में है, यानी कि उसके जो विचार हैं वो कैसे हैं, इसी को मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है सर मॉर्निंग में क्लास होगी क्या? हाँ भाई मॉर्निंग में क्लास होगी। मॉर्निंग में आपकी क्लास जो है ना वो 6 बजे होगी। ठीक है ना, 6 AM पे आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी। तो सभी बच्चे सोशलॉजी की मॉर्निंग की क्लास 6 बजे जरूर ज्वाइन करना, वहां पे भी आपके मैं बहुत बढ़िया तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम रिविजन कर ही रहे हैं। एक्सप्लेन सोशल रिस्ट्रिक्शंस एंड वैल्यू। तो सोशल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, इनके सैंक्शंस के लिए, या फिर वैल्यू क्या होती है, यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, टाइलर के अनुसार जो संस्कृति है इसको परिभाषित कीजिए। तो बच्चों टाइलर ने संस्कृति की बहुत सारी परिभाषाओं में से एक जो इंपॉर्टेंट दी है उसको यहाँ पे देखते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलिए देखो, टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य जो क्षमताएं हैं ये सभी आदतें शामिल होती हैं। ठीक है, जिनसे कि मनुष्य समाज में सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। तो बेसिकली क्या मतलब हो गया यहाँ पे इसके बारे में? सिंपल सा मतलब ये हो गया कि संस्कृति एक वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान का, विश्वास का, कला का, नीति का, कानून का, प्रथा का और अन्य क्षमताएं व आदतें शामिल होती हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। तो डिफाइन कल्चर अकॉर्डिंग टू टाइलर। तो टाइलर के हिसाब से कल्चर को कैसे डेफिनेट करना है आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नस्ल / जातीयता, इसको समझाओ। तो जातीयता या फिर नस्ल क्या होती है? देखो दरअसल नस्ल जो है ये साझा सांस्कृतिक प्रथाओं, दृष्टिकोणों और भेदों को संदर्भित करता है जो लोग एक दूसरे को अलग करते हैं। तो जातीयता क्या हो गई? ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो कि भेदों को दर्शाती है जिससे लोग अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में जातीयता एक ऐसा सांस्कृतिक विरासत है, एक साझी सांस्कृतिक विरासत है जो कि विभिन्न जातीय समूहों को अलग करने वाली विशेषताओं जैसे कि वंश, इतिहास की भावना, भाषा, धर्म, पोशाक के रूप में वर्णित की जाती है इस तरीके से। ओके, इसके अलावा एक्सप्लेन नस्ल या फिर इथिशेंटी, तो इसके बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। रेस नहीं आएगा, कुछ और आना चाहिए यहाँ पे। तो इथिशेंटी आप यहां से याद कर लो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, वैसे तो आपको मैं बता चुका हूं, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह में अंतर बताओ। तो क्या अंतर होता है बच्चों? बहुपति विवाह का मतलब होता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक महिला से विवाह कर लें। ठीक है ना, यानी कि एक महिला के एक से अधिक पति होना। और बहुपत्नी एक पति के एक पति जो है ना, इसके एक पत्नी से अधिक पत्नियां होना बहुपत्नी कहलाता है। पति में एक से अधिक पति, बहुपत्नी में एक से अधिक पत्नी। बस हो गया यहाँ पे आपका ये दोनों पॉइंट, है ना। इस तरीके से आपका ये वाला आंसर था। ओके, तो आई होप आप सभी को यहाँ पे अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा।
चलिए यहाँ पे शायद ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, नाउ वी आर बैक अगेन। अब शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा गया है नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है भाई, कि जो हमें जब किसी भी देश की नागरिकता का अधिकार मिलता है, खास करके भारत का, तो हमें इसमें नागरिक अधिकार मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार मिलते हैं और सामाजिक अधिकार भी मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो नागरिकता के अधिकार पहले मिलता है इसमें हमें नागरिक अधिकार, जैसे कि भाषण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राजनीतिक अधिकार, चुनाव में शामिल होने और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक अधिकार में मिलते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ हो गए, समाज कल्याण हो गए, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की गारंटी, ये भी हमें इसका अधिकार मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें थी इसके बारे में। ओके बच्चों, तो आई होप अब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना? जी सर, आ गया समझ, वेरी गुड। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नातेदारी किसे कहते हैं तथा विवाह मूलक नातेदारी कौन होते हैं? तो आओ बच्चों समझते हैं। देखो, नातेदारी, नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वह सूत्र हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो नातेदारी क्या है बच्चों? नातेदारी दरअसल, नातेदारी जो बंधन है, ये व्यक्तियों के बीच में एक ऐसे सूत्र होते हैं जो कि या तो विवाह के माध्यम से या फिर वंश परंपरा के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हैं। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार या फिर रक्त मूलक नातेदार कहते हैं, और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार यानी कि विवाह मूलक नातेदार। जैसे कि रक्त के माध्यम से नातेदार की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपकी बहन, भाई, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, रक्त मूलक हो जाएंगे। विवाह के माध्यम से बात कर लें तो जैसे कि आपकी जब किसी से शादी होगी तो उससे संबंध जो स्थापित होंगे उससे विवाह, वैवाहिक नातेदार फिर विवाह मूलक बोलेंगे। आपकी बहन की शादी होगी तो उसको भी बोलेंगे इसी प्रकार से, है ना। तो रक्त का रक्त मूलक कहलाएगा और विवाह से शामिल होने वाले विवाह मूलक कहलाएंगे, है ना, इस तरीके से। अब सेम इसी को इंग्लिश में देख लीजिए। सिटीजनशिप राइट्स इंक्लूड सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो कौन कौन से सिविल राइट्स में, पॉलिटिकल राइट्स में और सोशल राइट्स में। एंड द लास्ट वन कि व्हाट इज कनिशिप एंड हु आर दी मार्शल रिलेटिव्स। तो यहाँ पे देख लीजिए कंट्रीज के बारे में क्या क्या बातें और रिलेटिव्स के बारे में जो पॉइंट थे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, आज के इस वीडियो का, इस लाइव सेशन का जो खंड नंबर गा है यानी कि सेक्शन सी, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब सेक्शन सी में 3 नंबर के टोटल, 3, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक अगेन, वेट अ मिनट, 4 नंबर के, वही तो मैं कहूँ 3 नंबर के तो फिजिकल में होते हैं। एक्चुअली कई सारी वीडियो एक साथ बनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, एक बार फिर से आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर गा है यानी कि सेक्शन सी, वो ऐसे शुरुआत हो जाता है, जिसमें 4 नंबर के टोटल हमारे 7 क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कहता है, टाइलर के अनुसार संस्कृति को परिभाषित कीजिए और संस्कृति की जो 3 आयाम हैं इनको भी समझाइए। तो टाइलर के अनुसार संस्कृति का मीनिंग क्या है और जो 3 आयाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं। सबसे पहले टाइलर के अनुसार संस्कृति को समझिए। टाइलर कहते हैं कि संस्कृति जो है ना, एक ऐसी जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथाएं और अन्य जो क्षमताएं हैं वह आदतें शामिल हैं जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। यानी कि हम एक मनुष्य होने के नाते जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो विश्वास अर्जित करते हैं, जो कला, नीति, कानून, प्रथा, क्षमताएं, आदतें जो हम ग्रहण करते हैं, जो अपनाते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। अब संस्कृति के भाई 3 आयाम बताए इन्होंने। पहला बताया है संज्ञानात्मक, दूसरा बताया है मानकीय और तीसरा बताया है भौतिक। तो अब इन तीनों को एक बार बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले संस्कृति का हमारा जो पहला आयाम है इसको देखेंगे, संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष। दरअसल जैसे कि नाम से पता चलता है, ज्ञान,
संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान की बात हो रही है, तो संज्ञानात्मक का संबंध हमारी समझ से है, अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचना का हम कैसे उपयोग कर पाते हैं, इससे संबंधित है। ठीक है। एंड सेकंड है मानकीय का पक्ष। अब मानकीय पक्ष क्या होता है? मानकीय पक्ष में लोक रीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियां तथा कानून शामिल हैं। यह मूल्य या नियम है जो कि विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृति मानकों के साथ स्वीकृति होती है जो अनुरूपता को बढ़ावा देती है। सिंपल सी बात है, जो सामाजिक मानक होते हैं ये क्या हो जाते हैं बेसिकली, मानकीय पक्ष क्या हो जाता है कि जो हमारी लोक रीतियां होती हैं, लोकाचार होते हैं, प्रथाएं होती है, परिपाटियां होती है, कानून वगैरह शामिल होते हैं, यही कहलाते हैं। और ये मूल्य होते हैं यानी कि कुछ नियम होते हैं जो कि हमारे सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। थर्ड है संस्कृति का भौतिक पक्ष। अब भौतिक पक्ष में क्या होगा भाई, ऐसे जैसे हम देख या छू सकते हैं, तो भौतिक पक्ष जैसे औजार, तकनीक, भवन, यातायात के साधन हो गए, ठीक है, संप्रेषण के लिए उपकरण वगैरह हो गए, ये सभी भौतिक पक्ष में आ जाते हैं, है ना। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था बच्चों। चलिए, इसके अलावा अब जो हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। सेकंड में पूछा गया है सामंती व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, कोई 4 बिंदु लिखिए। तो सामंती हमारी व्यवस्था के बारे में क्या था भाई, वैसे भी आप हिस्ट्री में तो पढ़ ही चुके हैं। सामंती व्यवस्था की जहां तक बात रही तो यह प्रणाली यूरोप में अपनाई गई थी। यह व्यवसायों के अनुसार एक पदक्रम था, यानी कि इसमें जो है ना यूरोप की सामंती व्यवस्था में व्यवसाय के अनुसार पदक्रम दिया गया था। 3 वर्ग थे, कुलीन, पादरी, तीसरा यानी कि किसान वर्ग, स्वतंत्र और दास वाला। अंतिम मुख्य रूप से पेशेवर और मध्यम श्रेणी के लोग थे, यानी कि जो चौथा वर्ग था ना उसमें मुख्य रूप से पेशेवर और मध्यम श्रेणी के लोग थे। प्रत्येक वर्ग ने अपने स्वयं के प्रतिनिधि को चुना हुआ था। किसानों और मजदूरों के पास में वोट का अधिकार नहीं होता था, यानी कि उन्हें समाज में निर्णय लेने का अधिकार नहीं हुआ करता था, है ना। सर मॉर्निंग में क्लास कब होगी? बच्चे मॉर्निंग में आपकी क्लास जो है वो 6 बजे होगी, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी 6 AM पे, ठीक है। सारे बच्चे 6 AM पे ज्वाइन करना। उसमें आपको मैं एक और पूरी रात बैठ के एक और सैंपल पेपर बनाऊंगा अच्छे से, ताकि आपकी कल की तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके। एक सैंपल पेपर और आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा सुबह, साथ ही बाकी के पेपर्स का रिवीजन करवा दूंगा। तो इससे नया नया ताजा ताजा दिमाग में रहेगा, तो जैसे ही पेपर मिलेगा उसमें फटाफट से आप आंसर राइटिंग भी कर पाओगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, सुबह ज्वाइन जरूर होना है, ओके। तो सामंती व्यवस्था के बारे में ये बातें थी जो कि मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये हमारे जो दोनों क्वेश्चन थे संस्कृति वाला और इसके 3 आयाम और सामंती व्यवस्था सारे हो गए। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो डिफाइन कल्चर अकॉर्डिंग टू टाइलर, एक्सप्लेन द 3 डायमेंशंस ऑफ कल्चर। तो सबसे पहले तो कल्चर देख लीजिए टाइलर के अनुसार क्या है और इसके डायमेंशंस क्या है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूडल सिस्टम, राइट एनी 4 पॉइंट्स। तो इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्यूडल सिस्टम जो है ये क्या होता है और इसके क्या क्या पॉइंट है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है, समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध स्पष्ट करो। तो बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध बताया था, अब इस वीडियो में मनोविज्ञान के साथ संबंध बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। समाज शास्त्र, समाज शास्त्र मानव व्यवहार सीखने से संबंधित होता है, ठीक है। समाज शास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है। समाज शास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें लोगों के संपर्क से संबंधित होता है ये, और ये मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास के समूह से प्रभावित होता है। तो समाज शास्त्र की क्या विशेषताएं हो गई मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेसिकली मानव व्यवहार सीखने से संबंधित है, मानव व्यवहार को समझता है, एक बड़े समूह या समाज को दर्शाता है, अवलोकन प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है, लोगों के संपर्क में संबंध स्थापित होते हैं, और ये कहता है कि एक व्यक्ति के कार्य उसके आसपास के समूह को प्रभावित करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन है ये। मनोविज्ञान में क्या होता है? मानव मस्तिष्क का अध्ययन होता है। ये बेसिकली कुछ 2-4 व्यक्तियों या फिर कोई किसी छोटे समूह से संबंधित होता है, और इसमें प्रयोग के माध्यम भी लाए जा सकते हैं, और साथ ही इसमें मानव भावनाओं से ये संबंधित होता है। और मनोविज्ञान अध्ययनों में यह माना जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले जिम्मेदार होता है, ठीक है। व्यक्ति जो है ना ये हर एक गतिविधि के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। अब दोनों में डिफरेंशिएट कर लो एक बार दोबारा से, देखो छोटा कर देता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाओ। देखो, समाज शास्त्र एक तरफ है, मनोविज्ञान एक तरफ है। समाज शास्त्र होता है मानव व्यवहार सीखने वाला, और मनोविज्ञान होता है मानव मस्तिष्क का अध्ययन।
समाजशास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्तियों या कि छोटे समूह से संबंधित होता है। समाजशास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया होती है, लेकिन मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया है। समाजशास्त्र में लोगों के संपर्क से संबंधित होता है, जबकि भावनाओं से संबंधित होता है। समाजशास्त्र में एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास के समूह को प्रभावित करता है, जबकि मनोविज्ञान में ये केवल जो एक व्यक्ति है उसके लिए जो भी गतिविधियां वो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पॉइंट था। आप समझ गए अच्छे तरीके से? अरे ये कहां चला आया इतनी जल्दी? हाँ वेट अ मिनट। हाँ, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कंप्लीट। यस सर समझ गया। चलो अब सेम इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड फिजिकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या होती है बच्चों और फिजिकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में सारे पॉइंट और सारी बातें एक ही बार में आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। चार्ल्स कूले के अनुसार अंतः समूह और बाहरी समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। सबसे पहले तो अंतः समूह और बाहरी समूह की अवधारणा किसने दी है? याद कर लो, चार्ल्स कूले ने दी है। अब अंतः समूह की जब हम बात करते हैं, देखो नाम से पता चलता है अंतः समूह यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें आप भी शामिल हैं। ठीक है, और आपके जो भी सगे संबंधी हैं या फिर आपके जान पहचान के आपके इंपॉर्टेंट पर्सनल लाइफ के वो शामिल हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम की भावना पाई जाती है, यानी कि हम सब एक हैं ऐसी भावना होती है। इसीलिए इसमें संबंध निकट होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होते हैं इसमें। समूहों के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति होती है, यानी कि हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और साथ ही सुख दुख की आंतरिक भावना भी एक दूसरे में पाई जाती है। ये होता है अंत समूह की। इसके अलावा बाहरी समूह की बात आ जाती है, तो बाहरी समूह में हम भावना का अभाव होता है, यानी कि हम एक जैसे हैं, एक साथ हैं, इसका भावना जो ना ये कम होती है। संबंधों में ज्यादा दूरी होती है। त्याग और सहानुभूति तो होती है, लेकिन औपचारिक ढोंग होता है एक तरीके का। इसमें सुख दुख का बाहरी रूप होता है। तो याद कर लो ढंग से कि जो अंतः समूह और बाहरी समूह है, इसकी जो अवधारणा है ये चार्ल्स कूले ने दी है। अंतः समूह की क्या विशेषता है और बाहरी समूह की क्या विशेषता है, इसके बारे में ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इंग्लिश मीडियम में कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप की ये सारी बातें हैं, आउट ग्रुप की बात करेंगे तो ये सारी बातें आ जाती हैं, जिसे आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 29, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। निर्जातीयता किसे कहते हैं और निर्जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है, समझाइए कैसे। यानी कि निर्जातीयता का मतलब क्या होता है, इसके अलावा ये भी बताओ कि विश्व बंधुत्व, जैसे हम बोलते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है ना। तो निर्जातीयता जो है ऐसे विश्व बंधुता के प्रति, विश्व के संबंधों के लिए विपरीत क्यों है। तो पहले निर्जातीयता का मतलब समझो। निर्जातीयता से आशय अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार और आस्थाओं का मूल्यांकन करने के प्रयोग करने से है। जब संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आती है तब निर्जातीयता की उत्पत्ति है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए इंडियन कल्चर है, ठीक है, और इधर आसपास में कोई वेस्टर्न कल्चर का आ जाता है, तो हम वेस्टर्न कल्चर के व्यवहार, ठीक है ना, उसकी आस्था और अपने व्यवहार और अपनी आस्था का मूल्यांकन करने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे उत्पन्न हुई? ये उत्पन्न हुई है दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने से। ठीक है, तो निर्जातीयता का मतलब क्या हो गया? अपने व्यवहार, अपनी आस्थाओं का किसी अन्य कल्चर के साथ में तुलना करना निर्जातीयता कहलाता है। अब ये निर्जातीयता यानी कि जब हम अपनी कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ में इवेल्युएट करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसके विश्व बंधुता के विपरीत है। अब क्यों है भाई? क्योंकि देखो, संस्कृतियों को उनके अंतर के कारण महत्व देते हैं। जो संस्कृतियां होती है बच्चों, ये सभी अपने अपने अंतर के कारण पूरी दुनिया में फेमस होती हैं, है ना। विश्व बंधुता पर्यवेक्षण अन्य व्यक्तियों के मूल्यों तथा आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्यों और आस्थाओं के अनुसार नहीं करता। यानी कि जब हम बात करते हैं एक वैश्विक लेवल पे, तो वैश्विक लेवल पे सभी अन्य व्यक्ति इनके मूल्य, इनकी आस्थाओं का मूल्यांकन अपने मूल्य आस्थाओं के अनुसार नहीं करता है। एक आधुनिक समाज सांस्कृतिक विविधता का प्रशंसक होता है। यानी कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। एक विश्वव्यापी पर्यवेक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक प्रभावों के द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता भी देता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला यहां पे आ गया।
ओके बच्चों, तो समझ गए अच्छे तरीके से निर्जातीयता क्या होती है और निर्जातीयता विश्व बंधुता के विपरीत है। अब कैसे है तो वो भी आप पढ़ लो यहां से अच्छे से, है ना। चलिए अब देखते हैं सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में कि व्हाट इज इफिशिएंटी एंड इफिशिएंटी इज द अपोजिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक्सप्लेन। तो इफिशिएंटी क्या होती है? इफिशिएंटी इज द अपोजिट ऑफ क्या नाम है ये, कंफर्टिज्म, विच। तो किस तरीके से होती है इसके बारे में आप यहां से और अच्छे से पढ़ सकते हो बच्चों, है ना। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। विवाह एक सामाजिक संस्था है, विस्तार से चर्चा कीजिए। हाँ भैया जी, विवाह जो है ये एक सामाजिक संस्था है। कैसे? विवाह संस्था विवाह को दो वयस्क, जो दो नौजवान है जिसमें एक स्त्री एक पुरुष होता है, इनके बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो विवाह क्या हो गया बच्चों? एक स्त्री एक पुरुष के जो लैंगिक संबंध है इनको सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब ये कई तरीके के विवाह होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे कि एक विवाह का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी रखने की अनुमति देता है। ठीक है, ये एक व्यक्ति को एक ही समय में एक ही साथी रखने की अनुमति देता है। बहुविवाह, यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक साथी रखने की अनुमति देता है। लेकिन बहुविवाह में पत्नी विवाह अर्थात एक पति से अनेक पत्नियां, मतलब एक पति की ना अनेक पत्नियां हो सकते हैं। दूसरा आता है बहुपति विवाह अर्थात एक पत्नी के ना अनेक पति हो सकते हैं। तो बहुविवाह में ये दो पार्ट आते हैं, कौन कौन से? बहुपत्नी विवाह और दूसरा होता है बहुपति विवाह। फिर अंतः विवाह जाता है। इस विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले सदस्य होता है, जैसे कि जाति, गोत्र या स्थान या वर्ग। ठीक है। बहिर्विवाह, इस विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर करता है, जैसे कि गोत्र, जाति, नस्ल, वर्ग, क्षेत्र, इससे बाहर विवाह करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप अब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 30 वाला। विवाह एक सामाजिक संस्था है, विस्तार से चर्चा करो। तो विवाह संस्था है क्या? अब इसके कौन कौन से रूप हैं? एक विवाह, बहुविवाह, बहुविवाह में बहुपत्नी और बहुपति प्रथा आती है और ये सारी चीजें। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो मैरिज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन डिस्कस्ड इन डिटेल। तो सही बात है। अब कैसे है? तो एक तो ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये और फोर्थ ये इसके बीच की बातें हैं दोनों। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। चलो अब यहाँ पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, जो कि आखिरी, उसके बाद में फिर हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है, विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं, वर्णन कीजिए। सही बात है, विभिन्न समाजों में परिवार के अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं। जैसे कि पहले परिवार होते हैं आवास स्थान के आधार पे, जिसमें पितृ स्थानिक होते हैं और मातृ स्थानिक होते हैं, जैसे कि हमारे पिता के घर और हमारी माताओं के घर। अधिकार और प्रभाव के आधार पे, जैसे कि पितृ सत्तात्मक यानी कि वो संपत्ति, वो अधिकार जो पिता के होते हैं, और मातृ सत्तात्मक जो अधिकार माता की संपत्ति वगैरह वो। वंश के आधार पे तो पितृवंशीय होते हैं, मातृवंशीय होते हैं। जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो परिवार जो है ना ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, आवास स्थान के आधार पे, अधिकार प्रभाव के आधार पे, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, एकल मतलब परिवार का जो टाइप है उस आधार पे भी ऐसे पॉइंट आते हैं। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका यहाँ पे डिफरेंशिएट फॉर्म्स ऑफ फैमिली आर फाउंड इन डिफरेंशिएट सोसाइटीज। तो कौन कौन सी फैमिली फॉर्म होती हैं? एक बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर जी क्वेश्चन नंबर 29 दोबारा समझा दो। चलो दोबारा समझ लेते हैं एक बार। हाँ ये रहा, देखो बच्चों, इसमें क्या कहा जाता है कि निर्जातीयता। दरअसल बच्चों निर्जातीयता का मतलब ये होता है जब हम अपने कल्चर के जो व्यवहार हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, इसका हम किसी और कल्चर के साथ में जब इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं तब इसको हम निर्जातीयता बोलते हैं। ठीक है, दरअसल ये उत्पन्न कैसे होती है? जब हम किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं। अब निर्जातीयता जो है ये विश्व बंधुता के विपरीत है, यानी कि जो एक कहावत कही जाती है ना कि हम सभी विश्व में एक साथ मिलकर रहते हैं या फिर रहेंगे, या फिर विश्व में भाईचारे की भावना है, तो ये निर्जातीयता इसके खिलाफ है। अब क्यों खिलाफ है भाई? मान लीजिए आपकी संस्कृति है, आप किसी और संस्कृति के साथ में तुलना कर रहे हो, आपको वो अच्छी लगे या ना लगे तो ये उस पर डिपेंड करता है ना। उसके बाद में अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर दोगे, है ना। तो जो हमारी भावना थी विश्व बंधुता वाली वो तो इससे आहत हो गई ना।
इसीलिए संस्कृतियों के अनेक अंतर उन्हीं के कारण को महत्व देती है। हर एक संस्कृति के अपने अंदर बहुत सारे विशेषताएं होती हैं, तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। अब आपके कल्चर की कोई और विशेषता है, दूसरे कल्चर की कोई और विशेषता है, आप उसको गलत बता रहे हो, तो इससे तो भाई विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना उससे ठेस पहुंचेगा ना। आज के टाइम पे जो हमारा आधुनिक समाज है, इसमें बहुत सारी संस्कृतियों को अपनाया जाता है, तो ये भी विश्व बंधुत्व के खिलाफ है। आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो एक ही समाज में न जाने कितनी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को, जाति, भाषा, पोशाक वगैरह, हर एक सारी चीजें अलग होती हैं उनकी, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है। बाकी एक आधा पॉइंट इसी से मिला जुला कि आप भी लिख दो अपनी तरफ से, हो गया। ये है कौन, काजल सर, क्लास 11 की फिजिकल एजुकेशन की लाइव कब होगी? बच्चे फिजिकल की लाइव तो हम ऑलरेडी एक अटेंड कर चुके हैं, बाकी अब अगली लाइव कल होगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे इस पेपर का जो हमारा सेक्शन नंबर सी था ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे कि यस सर जी हमको समझ में आ गया है, फटाफट से बताइए। फिर हम लोग अपने अगले सेक्शन नंबर डी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, फटाफट से। सर अब एमसीक्यू, बच्चे इस पेपर के एमसीक्यू में आपको पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है, पहले ही आपको मैंने एमसीक्यू समझा दिए। ओके सर कल सुबह भी क्लास लेना, अरे बिल्कुल बिल्कुल बता चुका हूं आपको, सुबह आपकी क्लास होगी 6 बजे, ठीक है ना, 6 AM पे सारे बच्चे ज्वाइन करना। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, सिर्फ 1 घंटे की होगी, 7 बजे तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आज रात में बैठ के आराम से कम 4 से 5 घंटे में आपके लिए एक नया सैंपल पेपर बनाऊंगा, और ऐसा पेपर बनाऊंगा कि जिसमें से हो सके, मतलब ज्यादा चांसेस हो कि वो क्वेश्चन आपके पेपर में आए, ठीक है ना। तो सारे बच्चे उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, जो कि मॉर्निंग में आपके लिए मैं लाइव लूंगा, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले सेक्शन को। अरे कहां भाग गया भाई इतनी जल्दी? ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का, इस लाइव सेशन का जो अगला खंड है, खंड घ यानी कि सेक्शन डी, वो शुरू हो जाता है, जिसमें 6 नंबर के टोटल हमारे 3 क्वेश्चन होने वाले। अब इसमें 6 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना, ऐसा प्रश्न पेपर में आता है कई बार। समाजीकरण किसे कहते हैं? समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों का उल्लेख करो। तो बच्चों समाजीकरण का मतलब क्या है? ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक संस्थाओं या अभिकरणों का योगदान होता है। समाजीकरण की कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आप एक ही बार में सीधा चीजें समझ जाओ। दरअसल समाजीकरण एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा जटिल प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी संस्थाएं और अभिकरणों का योगदान होता है, ठीक है। जैसे कि समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों में सबसे पहला बच्चों परिवार। समाजीकरण करने वाली संस्था या अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व वास्तव में असाधारण होता है। जैसे कि बच्चा पहले परिवार में ही तो जन्म लेता है और इस रूप में वह परिवार की सदस्यता ग्रहण करता है। तो पहला अभिकरण क्या हो गया? पहला हुआ परिवार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है समकक्ष, समूह मित्र या फिर क्रीड़ा समूह। अब बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चों के मित्र या उनके साथ खेलने वालों का एक समूह भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होते हैं। इस कारण बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में इनका भी अत्यंत प्रभावशाली स्थान होता है। अब जैसे जैसे उसके बच्चे के मित्र होंगे, वो जिस खेल को खेल रहे होंगे या फिर जैसे आचरण को अपनाएंगे वैसा वो भी बनेगा। तो जो समूह मित्र होता है, समकक्ष होता है, क्रीड़ा समूह, वो भी जरूरी है। सेकंड है बच्चों विद्यालय। विद्यालय जो कि एक औपचारिक संगठन है, तो ये औपचारिक पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम भी होता है। यानी कि बच्चों को ये किताबी ज्ञान के अलावा कुछ जो व्यावहारिक ज्ञान है वो भी सिखाते हैं विद्यालय। तो तीसरा तो ये हो गया। चौथा है बच्चों हमारा यहाँ पे जन माध्यम। अब जन माध्यम कैसे? जन माध्यम हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, मुद्रण माध्यम है, इनका महत्व भी लगातार बना हुआ है। जन माध्यमों के द्वारा सूचना ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाई जाती है और इसके माध्यम से हर व्यक्ति इसको अच्छे से देख पाता है, समझ पाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य समाजीकरण अभिकरण, तो मतलब इन चारों के अलावा और भी हैं। सभी संस्कृतियों में कार्यस्थल एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि एक और है इसके अलावा, कौन सा है? वो है कार्यस्थल। तो कार्यस्थल में समाजीकरण होता है। जैसे कि धर्म, सामाजिक जाति, वर्ग, इसके नाम पर भी ये होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप बच्चों
आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि भाई समाजीकरण किसे कहते हैं और समाजीकरण के जो प्रमुख अभिकरण हैं इसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो परिवार, समकक्ष, मित्र समूह, क्रीड़ा समूह, विद्यालय, जनमाध्यम और एक अन्य था कार्यस्थल। 5 है टोटल। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड मेंशन द मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहली बात, प्रोसेस क्या है सोशलाइजेशन का ये पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। उसके बाद इसके लिए जो मेन एजेंसीज हैं, सबसे पहला यहाँ पे फैमिली है, सेकंड है पीर ग्रुप, फ्रेंड और प्ले ग्रुप, स्कूल आ जाता है, मास मीडिया आ जाती है, एंड सबसे लास्ट में आ जाता है आपका वर्क प्लेस। ठीक है ना, काम करने की जगह यानी कि कार्यस्थल। ओके जी सर जी। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रश्न सवाल उठाता है आपके समाज शास्त्र पे कि समाज शास्त्र कहते किसे हैं और समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो कहते किसे हैं, उत्पत्ति कैसे हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञानी समाज शास्त्र कहलाता है। यानी कि समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जो समाज जिस तरीके से बना हुआ है उसका एक क्रमबद्ध तरीके से उसको समझना, उसका अध्ययन करना, इसी को हम बोलते हैं समाज शास्त्र। देखो समाज प्लस में शास्त्र यानी कि समाज का शास्त्र, दैट मीन्स कि समाज को समझना, तो सामाजिक संबंधों को एक क्रम के अनुसार समझें, इसको बोलते हैं, ऐसे साइंस को बोलते हैं समाज शास्त्र। अब इसकी उत्पत्ति समझो। तो वैसे समाज शास्त्र का जो जन्म है यह माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में हुआ है। समूहों के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जब समाज में लोग विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने लगे, ठीक है, अब भाग लेना उन्होंने जब शुरू किया तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो समस्याओं को जब सुलझाया गया, ठीक है, तो इसी से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के एक विचारक थे बच्चों, ऑगस्टस कॉम्टे। इन्होंने समाजशास्त्र का नाम सामाजिकी भौतिकी रखा। यानी कि पहले समाजशास्त्र को हम समाजशास्त्र नहीं जानते थे, पहले इसका नाम था बच्चों सामाजिक भौतिकी। किसने रखा था? और एक फ्रांस के विचारक थे ऑगस्टस कॉम्टे। इन्हीं को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। 1838 में इन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया? समाजशास्त्र। इसीलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में बहुत सारे विद्वानों के योगदान है, जैसे कि दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि विद्वानों का भी काफी योगदान है। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के विकास का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था और औपचारिक अध्ययन यहाँ पे शुरू हुआ। कुछ ऐसी बातें थी। ओके, इस तरीके से तो यहाँ पे जो है ना समाज शास्त्र के बारे में आपकी ये सारे पॉइंट जो थे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, चलिए अब सेम इसी को इंग्लिश में देखेंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज सोशलॉजी एंड सोशलॉजी ओरिजिनेटेड। कहाँ से हुई थी? तो सोशलॉजी क्या होती है और सोशलॉजी का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, सेम सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी और जो भी बातें आपको बता रखी हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। ओके, चलो अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब दरअसल ये जो है ना सामाजिक नियंत्रण के बारे में हमारा एक पैराग्राफ दिया गया जो कि काफी बड़ा है। अब चाहो तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, काफी बड़ा है, टाइम वेस्ट होगा आपका। मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि वैसे देखो ये जो आपका चैप्टर है ना, आई थिंक दूसरा या तीसरा मेरे हिसाब से, उसी में जो बॉक्स नहीं होते हैं बॉक्स, उसी में से ये लिया गया। तो आप चाहो तो उसे वहां से पढ़ भी सकते हो। क्वेश्चन को आप देख लो। क्वेश्चन ये है कि सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? तो सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था को स्थापित किया जाता है और उसे बनाए रखा जाता है, और यदि कोई उसको भंग करता है उसे दंड भी दिया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या हो गया? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती है और उसको बनाया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण के दोनों प्रकारों का विस्तार से वर्णन करो और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महत्व के कोई 4 पॉइंट लिखो। तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। तो समाज पे नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? 2 तरीके हैं, एक है औपचारिक
और एक है अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक में दरअसल नियंत्रण जो है ये व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन का प्रयोग करके लागू किया जाता है, जैसे कि कानून के माध्यम से, राज्य या फिर पुलिस के माध्यम से। और अगर कोई अपराध की गंभीरता ज्यादा है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है या फिर जुर्माना भी दिया जा सकता है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है सामाजिक नियंत्रण के लिए। जैसे मान लीजिए कोई नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना, तो औपचारिक तरीके से समाज में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो राज्य है, पुलिस है, कानून है, वो उनको गिरफ्तार भी कर सकता है। इसके अलावा अनौपचारिक नियंत्रण आ जाता है। यह बेसिकली व्यक्तिगत होता है। इसमें शासक अशासकीय यानी कि शासक का कोई हाथ नहीं होता, राज्य का ज्यादा कोई हाथ नहीं होता है, और असंहिताबद्ध होता है। इसमें धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी ये सभी आ जाता है। जैसे मान लीजिए गांव है, गांव में किसी ने कुछ गलत काम किया, ठीक है, कोई चोरी की, तो क्या होता था, उस गांव से उसका जो ना, जैसे जातीय नियम है तो उससे उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। तो इसमें कानून क्या, शासन का कोई हाथ है? नहीं है, है ना। तो यही चीज है यहाँ पे। तो समझ गए बच्चों, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन से? औपचारिक, इसके उदाहरण देख लीजिए। अनौपचारिक, इसके भी उदाहरण देख लीजिए किस तरीके से किया जाता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या फिर महत्व क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व ध्यान से देखो। सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, यह है सबसे पहला। दूसरा, मानव व्यवहार को नियंत्रित करना। तीसरा, संस्कृति के मौलिक तत्वों की रक्षा करना। और चौथा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और समूह में एक रूपता, एकता बनी रहे, इसको भी लागू करना। ठीक है, ये चीज है बच्चों आपकी। तो आई होप सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व क्या है आप यहां से अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, मैं इसको छोटा कर देता हूं। देखो आप इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से एक ही बार में पढ़ सकते हो, जितनी बातें लिखी हुई हैं इन सभी को। ओके, इसके अलावा ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, इन तीनों के ही आंसर आप एक ही जगह पे देख सकते हो। ठीक है, ये देखो एक ही जगह पे आप इन तीनों का आंसर अच्छे से समझ सकते हो। मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अरे सेक्शन ए कैसे पहुंच गया भाई? ओके चलो, तो यहां पर जो है ना हमारा आज के इस पेपर का जो खंड था, खंड नंबर वेट अ मिनट, हाँ सेक्शन नंबर डी, ये हो गया है हमारा कंप्लीट। अब थोड़ा सा रुको, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आपके लिए मैं एक और चीज ओपन करता हूं। ओके तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ इसी लाइव में, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पेपर तो मैंने करवा दिया है, अब आपको कुछ क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, इनको अच्छे से और स्टडी कर लेना। ठीक है, जैसे कि जाति में अंतर और वर्ग में अंतर। तो जाति कैसी होती है? जन्म पर आधारित। जाति एक बंद समूह है। विवाह, खान पान आदि के नियम इसमें कठोर होते हैं। जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है। जाति प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद प्रतिकूल है। जबकि वर्ग सामाजिक परिस्थिति पर आधारित है। वर्ग खुली व्यवस्था है। वर्ग में कठोरता नहीं है। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में ये बाधक नहीं होते। जातिवाद बाधक होते हैं लेकिन वर्ग बाधक नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा फिर यहाँ पे क्या नाम है, वेट अ मिनट, देखो कहाँ चला गया जाति, वेट अ मिनट, एक परिस्थिति वाला था ना, हाँ ये देखो बच्चों, सामाजिक परिस्थिति के बारे में आप पढ़ लेना कि सामाजिक जो परिस्थिति है, ठीक है, इसमें परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान होता है। सामाजिक परिस्थिति क्या होती है? व्यक्ति को समाज में जो स्थान मिला हुआ है उसे सामाजिक परिस्थिति बोलते हैं। बेसिकली इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये बांटा है राल्फ लिंटन ने। तो याद रखना बच्चों, पेपर में एमसीक्यू आए कि सामाजिक परिस्थिति को किसने डिवाइड किया है? तो राल्फ लिंटन ने डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है प्रदत्त परिस्थिति। यह परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के हमें स्वतः मिल जाती है। जैसे कि हमें जाति मिलती है, हमें नातेदारी मिल जाती है, जन्म मिलता है, लिंग भेद और आयु भेद, ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति का मतलब होता है जिसे हम कमाते हैं खुद। जिन पदों या स्थानों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राप्त करते हैं, जैसे कि शिक्षा हम खुद प्राप्त करते हैं, जो प्रशिक्षण है वो खुद प्राप्त करते हैं, धन दौलत व्यवसाय राजनीतिक सत्ता, इन सभी को हम खुद प्राप्त करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका
इसके अलावा आप देख लो यहाँ पे, जैसे ये एक लड़की है, ठीक है, इसमें इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि सामाजिक परिस्थिति। तो एक तरफ है प्रदत्त, एक तरफ है अर्जित। प्रदत्त में ये एक पुत्री है, ये किसी की बहन है, ये एक स्त्री है, इसकी आयु इतनी है, ये अमेरिकन है, अफ्रीकन है, यानी कि ये जो है एक प्रकार के इसकी नेशनलिटी है। अर्जित में इसने अपने मित्र बना लिए, इसने एजुकेशन क्या नाम है एक्सेप्ट करके वकील बन गई। कामगार है, ये छात्र भी है, टीम सदस्य भी है, एक शिक्षक भी है, सहपाठी भी है, डॉक्टर भी है। तो प्रदत्त जो जन्म से मिली है, अर्जित जो उसने खुद अर्जित की है अपने जीवन में अपने पूर्ण लगन से काम करके, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मैं एक आधे पॉइंट और दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे समझ पाओ। वेट अ मिनट, दिख नहीं रहा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बच्चों पढ़ लेना आप, ठीक है ना, कि भौतिक संस्कृति और जो अभौतिक संस्कृति होती है इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है। एक सेकेंड, ये भौतिक संस्कृति वाला आई थिंक, हाँ ठीक है, भौतिक संस्कृति के बारे में आप देख लेना। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था संस्कृति के आयाम क्या होते हैं, तो संज्ञानात्मक हो गया, मानकीय पक्ष हो गया और भौतिक पक्ष हो गया, कुछ ये ऐसी बातें थी, ठीक है। बाकी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति को अच्छे से आप रीड आउट कर लेना, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, चलो बच्चों आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप सभी को आपके कल के क्लास 11th के सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र के मिड टर्म के एग्जाम के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों, जैसे आपको मैंने बताया उस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना, जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी सभी बच्चे सुबह 6 बजे लाइव को जरूर ज्वाइन करना, उसमें एक और पेपर देखेंगे, एक और पेपर सॉल्व करेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, एक लाइव और कर लो बच्चों, अगली लाइव अब सीधा सुबह होगी। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज के इस 1 घंटे के एपिसोड के अंदर आपका क्लास 11th का जो सोशियोलॉजी का मिड टर्म का पेपर होने वाला है कल आपका, इसके लिए दूसरे पेपर को भी अच्छे से समझ लिया है हमने, ठीक है, दूसरे पेपर को भी। अच्छा, अब फिर से आप एक बार ना कमेंट करके मुझे ये बताना कि क्या आप सैंपल पेपर 3rd मॉर्निंग में देखना चाहोगे, ठीक है। क्या आप सैंपल पेपर नंबर 3rd मॉर्निंग में देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको लिखना है एक स्पेशल कमेंट, क्या, मॉर्निंग एसक्यूपी नीड, आपको लिखना है मॉर्निंग एसक्यूपी, ठीक है, एसक्यूपी नीड, ये कमेंट कर देना। तो डेफिनेटली आज मैं रात में जाकर आपके लिए एक नया पेपर बना के आपको मैं अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है, कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। बाकी अगेन आप सभी प्यारे बच्चों को आपके कल के पेपर के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, काफी अच्छी तैयारी कर ली है। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो आपके लिए हम एक और पेपर बना देंगे रात में, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।